सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। आज मेरी सुबह होती है 4:30 बजे के आसपास और मैं उठ गई थी एंड देन मैं फ़्रेश वगैरह होके अपनी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वीडियो शूट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप लोग को मैं मोटिवेट कर सकूँ एंड सेल्फ मोटिवेट भी हो सकूँ, क्योंकि मैं आप लोग को मोटिवेट करते करते ना खुद से भी मोटिवेट होती हूँ। किसी ने मुझे वैसे भी कमेंट करा था कि दीदी आप मोटिवेट कैसे होते हो। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ एंड आपको सपोर्ट करती हूँ, उससे ही मैं मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी डिमोटिवेट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोग को सपोर्ट कर सकूँ एंड देन खुद भी मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूँ। सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके मैं करने लग गई थी अपने स्टडी टेबल की सफाई, क्योंकि रात में मैंने सारे कपड़े वगैरह उसी पे फेंक दिए थे, क्योंकि मैं धरती पे सोती हूँ तो कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो जो धुले हुए कपड़े होते हैं ना वो मैं चेयर वगैरह पे रख देती हूँ। उठ के सबसे पहले कर ली थी मैंने अपने स्टडी टेबल की सफाई, ताकि मैं अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर सकूँ। सफाई वगैरह करने के बाद अगेन अब मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम मेरा है 17 तारीख को, और किस किस का CSIR का एग्ज़ाम है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से मुझे एक टारगेट मिल जाता है कि मुझे कितना क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। और मैं टेस्ट वगैरह लगाती हूँ तो उसमें क्या वीकनेस है मेरी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने से मुझे सारी गलतियाँ पता चल जाती है अपनी, और जो मुझे टारगेट अचीव करना होता है आज का, वो सब चीज़ों को मैं मैनेज कर लेती हूँ ईज़िली। और वैसे भी मेरे पास दिन अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, आज 11 तारीख हो ही गई है और 17 को एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी दिन नहीं है मेरे पास कि मैं बिल्कुल भी मक्कारी करूँ या चीटिंग करूँ अपनी स्टडी को लेकर। तो इसलिए मैं अपना टू डू लिस्ट कंफर्म बना ही लेती हूँ, और मुझे जितना भी पढ़ना हो ना, भले मुझे 2 ही घंटे पढ़ना हो तो मैं 2 घंटे का टू डू लिस्ट बनाऊँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मुझे अपने अचीवमेंट पता चल जाते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ अचीव करी है कि नहीं करी है, नहीं करी तो किस रीज़न से नहीं करी। इसलिए टू डू लिस्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी GS आएगी उसमें तो GS के नोट्स वगैरह मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैंने सबसे पहले अपने GS की करी है रिवीजन। अब मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट में रखा है अपना GS, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा। फर्स्ट पेपर में ये आएगा और सेकेंड में आएगा मेरा इंग्लिश एंड GS। स्टार्ट कर दिया था मैंने अपने GS से, क्योंकि GS पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि BSF में तो अभी GS नहीं आएगा, लेकिन फिर भी और एग्ज़ाम में GS आएगा, तो मेरे पास जो मेरे सेल्फ नोट्स बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को ही रिवीजन करूँगी, क्योंकि दिन नहीं है मेरे पास कि मैं अब इनकी क्लासेस वगैरह लूँ। क्लासेस लूँगी तो मेरा टाइम जाएगा, फिर मैं नोट्स बनाऊँगी, फिर मैं उसकी रिवीजन नहीं कर पाऊँगी। लेकिन एटलीस्ट जो मेरे पास रखा हुआ है मैं उसकी रिवीजन तो कर ही सकती हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी आपका एग्ज़ाम डेट एकदम नज़दीक हो ना, 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता हो, तो प्लीज़ उस टाइम नोट्स वगैरह बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत किया करना कि मुझे नोट्स बनाना है या मेरा ये रह गया, इस चीज़ को पढ़ना है। हाँ, बेसिकली थोड़ी देर के लिए आप पढ़ सकते हो और सेल्फ नोट्स थोड़े बहुत बना सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि मेरा जैसे मुगल साम्राज्य कंप्लीट नहीं हुआ है, अब मैं बैठ जाऊं कि मैं इसको कंप्लीट करूँ फिर मैं रिवीजन करूँगी, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि एंड मौके पे मैं नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि एंड मौके पे नोट्स बनाऊंगी तो मैं कब उसकी रिवीजन करूँगी, कब उसको प्रिपेयर करूँगी। तो वो ना पढ़ के जितना आपके पास रखा हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी का ही नोट्स, उस नोट्स को पढ़ाई कर लो अच्छे से, उससे ही क्वेश्चन फंस जाएगा। एटलीस्ट जो है अगर उसको ही प्रॉपर पढ़ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और वो आपको याद रहेगा, समझ में भी आएगा। क्योंकि आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो जो आपका पिछला नोट्स है वो भी नहीं पढ़ पाओगे, और जो बनाया है वो भी प्रॉपर्ली याद नहीं होगा। लेकिन जो है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें से क्वेश्चन, अगर तुम्हें लगता है कि जो आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं वो हाँ अच्छे तरीके से बना रखे हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछते ही हैं, मेन टॉपिक के बना रखे हैं, तो वो ही अच्छे से याद कर लो। इस तरीके से रिवीजन करने से क्या होगा ना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा, जिससे आप अपने मार्क्स को भी अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो और पेपर अच्छे से दे सकते हो। यहाँ पे मेरी रिवीजन हो गई थी कंप्लीट, और देन यहाँ रखा था मेरे पास रात का खाना, तो मैं रात का खाना ही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, सुबह भी हो गई थी, तो अभी कुछ था नहीं बनाने को, तो मैंने रात का खाना ही खा लिया। खाना पीना खाने के बाद अगेन मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए दोबारा से। अब मैं लगाऊंगी अपना मैथ, और मैथ लगाऊंगी मैं बुक से, क्योंकि मैथ काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कोर दिला सकता है, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में मेरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसलिए मुझे ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप समझ के चलो, अगर वो 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, तो आपके उसमें से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो आपके मैथ के फंसेंगे ही फंसेंगे,
और मैथ के ज़्यादातर ये ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़्यादा फंस रहे हैं इसमें, जो मुझको थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। ट्रेन वाले चैप्टर थोड़ा सा मेरा इतना अच्छा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कह लो या मुझको नहीं समझ में आता ये कह लो, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ और मुझे समझ में भी आ लेता है जब मैं पढ़ती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है जब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ ना, तब तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है, समझ में आता है और क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन जब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं ना, तब मुझे ना ट्रेन वाले चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ट्रेन इसको पार कर रही है। आई नो कि व्यक्ति को अगर पार कर रही है तो वो खुद को पार कर रही है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देती है ना, तो वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है, मैं उसको भूल जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूँगी अपना 100% देकर आऊँ, क्योंकि फर्स्ट फेज़ मेरा उसमें ये है क्वालिफिकेशन है, एंड देन सेकंड फेज़ से मेरिट बनेगी। सेकंड फेज़ में है जीएस एंड इंग्लिश। तो फर्स्ट फेज़ में सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ही पेपर है, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछेगा। तो मुझे इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि मैं अपना फर्स्ट फेज़ अच्छे से क्लियर कर सकूँ। फर्स्ट फेज़ अगर मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगी तो फिर मैं सेकंड फेज़ अच्छे से दे पाऊँगी, और उसकी मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए मैं बैठ भी चुकी हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। हार बिल्कुल नहीं मानूंगी कि मेरे पास लास्ट मौका है ये। कितने लोगों ने CSIR का फॉर्म भरा था, GSA का, आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और 13 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुए थे, किसका 13 तारीख को एग्ज़ाम है या किस डेट को एग्ज़ाम है, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताना। इससे क्या है ना कि हम एक साथ पढ़ाई कर लेंगे तो दोनों की हेल्प हो जाएगी। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको शायद समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में मतलब नहीं आती तो मैं आपको भेज सकती हूँ, जिससे कि आप मुझे बता सको, समझा सको और मेरी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। साथ में पढ़ाई करने से क्या होता है ना कि अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, और अपना जो टारगेट होता है ना कि सामने वाले से थोड़ा सा ऊपर लेकर आने का मन करता है कि यार उसका टारगेट इतना आ रहा है तो मुझे इतना लेकर आना है। तो ये कंपटीशन मिल जाता है। कंपटीशन इन द सेंस इसको गलत वे में मत लेना कि कंपटीशन है, मैं तेरे से आगे निकलना चाहती हूँ, नहीं। बस ये है कि आप मेरे से आगे निकलने की कोशिश करो और मैं आपसे आगे निकलने की कोशिश करूँगी। इससे क्या है, दोनों की पढ़ाई में देखना बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आएगी। बाकी आप लोग को भी ऑल द बेस्ट कि आप लोग को एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करिए एंड टारगेट को अचीव करिए, ताकि आप ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। और हाँ, इस एग्ज़ाम के बारे में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट दूँगी इस एग्ज़ाम को, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कैसे क्या है, कि फ़र्स्ट फेज़ ही होगा एक दिन में या दोनों ही पेपर एक दिन में हो जाएगा, तो मुझको ये कंफर्म नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना प्लीज़, ताकि मैं भी अच्छे से प्रिपेयर होके जाऊँ इस एग्ज़ाम के लिए। BSF का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, नेक्स्ट मंथ के आसपास हो जाएगा, जून के एंड में या जुलाई में शुरू हो जाएगा। तो दिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, बट कोशिश यही है कि मैं अपना 100% दूँ हर एक एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट, और काफ़ी देर हो गए थे बैठे बैठे, मैं थक भी गई थी, तो सोचा कि कुछ बना के खा लूँ। सो यहाँ पे खाना पीना बना के मैं खाना खाने लग गई थी, एंड देन नहा धो भी लिया था मैंने। नहा धो के अब बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ने के लिए। सो अब लगाने लग गई थी मैं अपना टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास होगा और जो कमियां हैं वो मुझे समझ में आएंगी, मैं उस पर वर्क कर सकूँगी। सो यहाँ स्टार्ट कर दिया था मैंने। सबसे पहले खोला अपना टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक पे ही ऐप लगा लेती हूँ, और मैंने परचेज़ कर रखा है। सो अगर आप लोगों को भी परचेज़ करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड कमेंट सेक्शन में मैं अपना पास कोड डाल दूँगी, जो भी अगर आप मेरा यूज़ करोगे कोड तो उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं और अपना परचेस भी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। और यहाँ स्टार्ट कर दिया था अपना टेस्ट देना, और यहाँ पे अभी फर्स्ट फेज़ का ही टेस्ट दे रही हूँ मैं, जिसमें 100 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन हैं। सो मैं फर्स्ट फेज़ में इसका टेस्ट दे रही हूँ और मैं देखती हूँ मेरे क्या स्कोर आ रहा है। टेस्ट वगैरह देने से ना अपनी गलतियों को ये रियलाइज़ होता है कि आपको किस चैप्टर में कहाँ कमी आ रही है और कौन से चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। सो साथ ही साथ मैं अपना ये भी लिख रही थी कि मैं जो मुझे से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उन चैप्टर को भी मैं नोट कर रही थी, और जो मेरी आगे गलतियाँ होंगी जब मैं एनालिसिस वगैरह करूँगी तो उससे भी मुझे समझ में आएगा कि किस चैप्टर में मेरे को ज़्यादा कमी है। सो यहाँ आज मैं पहला टेस्ट दे रही हूँ अपना CSIR का, GSA का। आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर बताना। और यहाँ पे जो है वो मैं देखती हूँ कि मेरा क्या स्कोर आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। कोशिश तो यही है कि मैं अपना 100% दूँ, और मैं दे भी रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, एक अपडेट और ये देनी है कि
अपना एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो गया है। सो आप लोग उसको देख लेना, मैं आप पोस्ट कर दूँगी आज उसको भी कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म कब फिल करना है कब फिल नहीं करना है। तो आप लोग उसको देख लेना अच्छे से, मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। क्योंकि क्या है ना कि अब क्योंकि चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई है, जैसे 2 एग्ज़ाम एक साथ हम फाइट कर सकते थे ना, तो अब शायद मुश्किल होगा क्योंकि दोनों एग्ज़ाम आस-पास में ही है, तो थोड़ी इसमें दिक्कत होगी। और कैसे क्या करना है आप लोग अपना उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि मुझे कितने दिन क्या पढ़ना है या कौन से पे फोकस करना है, दिल्ली पुलिस पे या सीपीओ पे या सीजीएल पे, तो वो आप देख लेना। मैं आज इसको पोस्ट कर दूँगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप लेके चलोगे तो ज़्यादा से अच्छा रहेगा। और जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है ना, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि 1999 का है आपका सन, तो शायद मुश्किल होगा क्योंकि 25 प्लस हो गए हो, और जो दिल्ली पुलिस में मांगते हैं वो 25 मांगते हैं। हाँ, अगर आप लोग दिल्ली से हैं या ओबीसी ईडब्ल्यूएस या मतलब एससी एसटी में आते हैं तो आपका रिलैक्सेशन मिल सकता है एज में 2 साल 3 साल का, तो अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है। बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस नहीं दे पाओगे तो दिल्ली हेड कांस्टेबल दे लेना। उसमें आई थिंक 27 एज मांगी जाती है, 27 या 28 जनरल कैटेगरी की। तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर लो, आप उसकी दे सकते हो। तो बिल्कुल भी निराश मत हो कि आप दिल्ली पुलिस नहीं दे सकते, तो आप दिल्ली हेड कांस्टेबल दे सकते हो। तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि हमें ये करना है और उसके लिए हम ओवर एज हैं तो हम क्या करें, हम नहीं करेंगे। भाई एक चीज़ के लिए ओवर एज हो, दूसरे की चीज़ के लिए थोड़ी ना हो। आप दूसरी तैयारी करो ना, दूसरा भी तो दे सकते हो। अभी वैसे भी यूपीएसआई की भी वैकेंसी निकल चुकी हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन करो। यूपी कांस्टेबल की निकली हुई है, वैकेंसी पे वैकेंसी निकली जा रही है। बस फ़र्क ये है कि हम प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हैं और हम क्या उसको सही ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम प्रॉपरली कि नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा टेस्ट हो गया था कंप्लीट, और जितना मुझे आ रहा था वो मैंने कर लिया है। सो मैं आपको अपना दिखा देती हूँ। ये 8:30 बजे के आसपास मैं टेस्ट सबमिट कर रही हूँ क्योंकि मैं सो गई थी बीच में 1 डेढ़ घंटे के लिए, थोड़ी थकावट हो गई थी तो मैं सो गई थी। सो यहाँ पे मैंने अपना टेस्ट भी सबमिट कर दिया है एंड देन मैं स्कोर दिखा देती हूँ क्या स्कोर है मेरा। सो मेरा स्कोर आया है 200 में से 142 नंबर आए हैं मेरे। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या मेरा स्कोर सही है या नहीं है। सो यहाँ पे हो गया था मेरा टेस्ट कंप्लीट, एंड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आज मैं आई हूँ जिम में, और जिम में आज मैं लगा रही हूँ लेग, क्योंकि मैं पहली बार जिम ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। सो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना लेग। आज संडे है तो सोचा लेग ही लगा लेती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैं प्रॉपर लगा रही हूँ कि नहीं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।